वेलकम टू माय चैनल। दिस इज मैं सिमरन जम्वाल एंड दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स। तो ये आपके पॉलिटिकल साइंस की बुक 1 का चैप्टर नंबर 9 है, जिसका नाम है ग्लोबलाइजेशन। तो इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर की फुल एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है एंड आई प्रॉमिस यू गाइज, अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया तो आपको ग्लोबलाइजेशन चैप्टर से कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। तो मैंने ये चैप्टर इस तरीके से पढ़ा है ताकि आपको चैप्टर भी समझ में आ जाए और जो क्वेश्चन आंसर्स आने वाले हैं आपके एग्जाम में ग्लोबलाइजेशन चैप्टर के रिगार्डिंग, तो वो भी आपके जो है वो हो जाएं। ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं ग्लोबलाइजेशन चैप्टर से अलग 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 अलग। तो मैंने क्या किया है कि नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और अगर कोई क्वेश्चन आता है वो भी आपको मैं समझा दूंगी और उसका आंसर क्या हो सकता है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगी। ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन आंसर्स वीडियो और एक्सप्लेनेशन वीडियो अलग अलग देखने की ज़रूरत ना पड़े। इसी वीडियो में मैंने आपको सब कुछ प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो फाइनली। तो ग्लोबलाइजेशन, सबसे पहले हर चैप्टर को समझने से पहले उसका मतलब क्या है वो हमें समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसी तरीके से ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कोई भी आ सकता है, बोर्ड वाले कोई भी क्वेश्चन डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन कि ग्लोबलाइजेशन बेसिकली है क्या, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। ग्लोबलाइजेशन मीन्स द फ्लोज ऑफ आइडियाज, कमोडिटीज, कैपिटल, पीपल अक्रॉस डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब है? ग्लोबलाइजेशन होता है फ्लो, किसी चीज़ का बहना होता है हमारा ग्लोबलाइजेशन। फ्लो, आइडियाज़ का फ्लो हो सकता है, वो कम्युनिटीज़ का फ्लो हो सकता है, कैपिटल का फ्लो हो सकता है, पीपल का फ्लो हो सकता है। एक जगह से दूसरी जगह जब ये चार चीज़ें, आइडियाज़, कैपिटल, कमोडिटीज़, पीपल, जब ये चार चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, आइडियाज़ किस तरीके से? आप वेस्टर्न आइडियाज़ फॉलो करते हो, वेस्टर्न कल्चर फॉलो करते हो, वेस्ट में जो फूड मिलता है आप वो फॉलो करते हो, उसको खाते हो, है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि आपका इंडिया का कल्चर बाहर फॉलो नहीं किया जाता होगा, वहाँ पे भी फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे आइडियाज़ का एक्सचेंज होना। कमोडिटीज ट्रेड होता है, यहाँ से आप चीज़ें बाहर भेजते हो, बाहर की चीज़ें आपकी कंट्री में आती हैं। ऑल राइट। कैपिटल, अगर आपका कोई कज़न या फिर कोई ब्रदर आपका बाहर कंट्री में गया है और आपको हेल्प के लिए वो पैसे भेजता है डिजिटली, तो वो कैपिटल का भी हो गया। एंड कमोडिटीज से हो गया पीपल, पीपल का भी फ्लो होता है क्योंकि लोग फॉर बेटरमेंट, जॉब के लिए, पढ़ाई के लिए या फिर ऐसे माइग्रेट होते रहते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री, या तो आपको घूमने जाना हो फिर भी पीपल का जो है वो फ्लो होता है। तो ये जब चार चीज़ें होती हैं, जो फ्लो होता है इन सब चीज़ों का, वो पॉसिबल हो पाता है ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन जो है ये एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। अब ये मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट किस तरीके से है? क्योंकि एक चीज़ तो इसमें होती नहीं है, आइडियाज़ भी हो रहे हैं, फ्लो कमोडिटीज़ भी हो रही है, कैपिटल भी हो रहा है, पीपल भी हो रहा है। और उसके साथ साथ अगर आपको इम्पैक्ट देखना है ग्लोबलाइजेशन का कि जब ये सब चीज़ें होती हैं तो इसका इम्पैक्ट किस किस पे पड़ता है, वो भी कोई एक चीज़ नहीं है, वो भी मल्टीपल चीज़ें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कहा जाए कि ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स में देखने को मिल सकता है, इकोनॉमिक और कल्चर से ग्लोबलाइजेशन का कोई लेना देना नहीं है, तो ये चीज़ जो है वो गलत होगी। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का जो इम्पैक्ट है ना वो आपको पॉलिटिक्स में भी देखने को मिलेगा, इकोनॉमिक में भी देखने को मिलेगा और कल्चर पे भी देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और किस तरीके से वो हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे और इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो आपको कोई भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन देखिए। ग्लोबलाइजेशन मीन्स द फ्लो ऑफ आइडियाज, कैपिटल, कमोडिटी, पीपल अक्रॉस डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और ये लिख सकते हैं कि ये एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है कि जो ग्लोबलाइजेशन है ये हर वक्त पॉजिटिव नहीं रह सकती लोगों के लिए, और ना ही लोग इसको पॉजिटिव तरीके से ले सकते हैं। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ये चीज़ तो आपने सुनी होगी। उसी तरीके से जो ग्लोबलाइजेशन है, कुछ लोग हैं जो ग्लोबलाइजेशन के काफ़ी ज़्यादा फेवर में होते हैं कि हाँ ग्लोबलाइजेशन अच्छी तरीके से हो रही है, ज़्यादा चॉइसेस मिल रही हैं हमें कल्चरली, इफ़ वी टॉकिंग अबाउट, हमारा जो मतलब कि गवर्नमेंट है वो काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर सकती है, टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है उसकी वजह से। तो कुछ लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव होते हैं, उनको नहीं अच्छा लगता ये ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। तो पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा हैं ग्लोबलाइजेशन के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि वर्ल्ड
वाइड इंटरकनेक्टेडनेस। अब ऐसा नहीं है कि ग्लोबलाइजेशन आज का फिनोमिना है, आज का कॉन्सेप्ट है, पहले ऐसा नहीं होता था, अभी ग्लोबलाइजेशन होती है, पहले ज़माने में हिस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं होता था, बल्कि ऐसा नहीं है। ग्लोबलाइजेशन पहले भी होता था, बट फ़र्क सिर्फ इतना है कि लोग तब इतना ज़्यादा कनेक्टेड नहीं थे, अब लोग काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हो गए हैं। लोग अगर बाहर की कंट्री में कोई चीज़ फॉलो हो रही है तो हमारे लोगों को 2 मिनट में पता लग जाता है कि ऐसा स्टाइल निकला है, ऐसा फैशन निकला है, तो फटाक से लोग जो हैं वो फॉलो करने लग जाते हैं। ये किस तरीके से होता है? टेक्नोलॉजी की वजह से। फ़ोन में देख लो, कुछ भी चीज़ सर्च करो 2 मिनट में आपको मिल जाएगी। तो ये इसीलिए पॉसिबल हो पाया है क्योंकि टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और लोग काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहने लगे हैं इन चीज़ों में। कुछ भी घटना घट रही है, पता सबसे पहले हमें लग जाएगा, ठीक है? इसीलिए क्योंकि वो लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हो रहे हैं। पहले इतने नहीं थे, बट अब काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं लोग। इसकी वजह से दुनिया छोटी होती चली जा रही है, डिफरेंसेस कम होते चले जा रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन के नेगेटिव हो गए, बट पॉजिटिव ये भी हो सकता है एक, कि ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद से जो कम्युनिकेशन है 2 कंट्रीज़ के बीच में या फिर ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में या फिर अपनी-अपनी कंट्रीज़ के बीच में जो लोगों में कम्युनिकेशन है, इंडिया के पाकिस्तान के साथ अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होते थे या इंडिया चाइना के कुछ कॉन्फ्लिक्ट होते थे, तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ये कम होते जा रहे हैं, क्योंकि अब डिफरेंसेस उतने नहीं रहे हैं, लोग कनेक्टेड हो गए हैं एक दूसरे से, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इंडिया में मेड इन चाइना, कम ही चीज़ें मेड इन इंडिया दिखती होंगी। तो ये जो चीज़ें हैं ये काफ़ी ज़्यादा इतनी क्यों बढ़ गई हैं, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन बढ़ गया है। अब हम उनको अलाउ करते हैं कि वो हमारी कंट्री से सामान ले सकते हैं, हमारी कंट्री में सामान भेज सकते हैं, और हम उनको अलाउ करते हैं कि वो हमारी कंट्री में सामान बेच सकते हैं या फिर हमारी कंट्री में सामान अपना दे सकते हैं, ठीक है। ट्रेड जिसे हम कहें सिंपल भाषा में। नेक्स्ट आता है कॉजेज़ ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब क्या कॉजेज़ हैं जो ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देते हैं? तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि ग्लोबलाइजेशन के पीछे कोई एक फैक्टर नहीं है। ग्लोबलाइजेशन के पीछे कोई एक फैक्टर नहीं है, काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स हैं ग्लोबलाइजेशन के पीछे। बट जो मेन है ना, जो मतलब कि क्रिटिकल एलिमेंट है, वो हमारी होती है यहाँ पे टेक्नोलॉजी। यही फर्स्ट पॉइंट है, दैट वन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज दैट इवन दो इट इज़ नॉट कॉज्ड बाय एनी सिंगल फैक्टर, ये किसी एक सिंगल फैक्टर से कॉज नहीं होता है, बट जो टेक्नोलॉजी है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देती है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट, कि कोई सिंगल फैक्टर नहीं है इसके पीछे, बट टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन सब फैक्टर्स से। सेकंड आता है कि ये जो फ्लोज होते हैं, ये जो लोगों में आइडियाज़ मतलब कि चेंज होते हैं, एक्सचेंज होते हैं, कमोडिटीज़ एक्सचेंज होती हैं, कैपिटल एक्सचेंज होती हैं, लोग यहाँ से वहाँ जाते हैं, ये और भी ज़्यादा इजी हो गया है ड्यू टू एडवांस टेक्नोलॉजी। एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से ये चीज़ें जो हैं वो और ज़्यादा बढ़ गई हैं, जिससे ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा मिल रहा है। थर्ड पॉइंट है, ये जो इंटरकनेक्शन है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरकनेक्शन जो है इट्स इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। बट अगर किसी कंट्री में कुछ होता है तो उसका इम्पैक्ट हमें दूसरी कंट्री में भी देखने को मिलता है ग्लोबलाइजेशन से, ठीक है। भगवान ना करे अगर ये इंडिया है और ये कोई और कंट्री है, ठीक है, मैं नाम नहीं लूँगी पर्टिकुलरली, ये कोई और कंट्री है, ठीक है। अब यहाँ से इंडिया के साथ इसका लेन देन काफ़ी ज़्यादा होता है। भगवान ना करे इस कंट्री पे इतनी ज़्यादा क्राइसिस आ जाए कि अब ना ये कोई लेन देन कर सकती है, ना कुछ खरीद सकती है और ना कुछ दे सकती है, क्योंकि पैसा ही नहीं है इनके पास। काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हालत में ये अगर आ जाएँ तो, ठीक है? तो इसका इम्पैक्ट जो है वो सिर्फ़ इस कंट्री पे तो होगा ही होगा, बट इसके साथ-साथ इंडिया में भी देखने को मिल जाएगा। तो अगर कोई भी घटना घटती है किसी कंट्री में तो इतनी ज़्यादा लोग कनेक्टेड हैं कि उसका इम्पैक्ट दूसरी कंट्री में भी हमें देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ग्लोबलाइजेशन however does not emerge merely because of the availability of the improved communication। और लोग इतना कनेक्टेड हैं, ये सिर्फ इसीलिए नहीं है कि कम्युनिकेशन काफ़ी ज़्यादा इजीली हो जाती है ड्यू टू टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब आपके कोई कज़न ब्रदर या कोई भी अगर आपका किसी बाहर कंट्री में गया है तो कम्युनिकेशन ईजी है, आप उससे वीडियो कॉल कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, है ना, मैसेज कर सकते हो। बट वो चीज़ जो लोगों को ज़्यादा कनेक्ट करती है या ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, वो कम्युनिकेशन को छोड़ के वो चीज़ है जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा मतलब कि हेल्पफुल लगती है उस कंट्री से या फिर उस पर्टिकुलर जगह से, ठीक है। लोगों को जो इम्पोर्टेंट लगता है वो लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर पीपल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, रिकॉग्नाइज दिस इंटरकनेक्शंस। कम्युनिकेशन तो अपनी जगह है ना, लेकिन जो चीज़ लोगों को लगता है कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए, लोग उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। ये थे कुछ कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन के काफ़ी ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। पहला, पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस, इसमें नेगेटिव भी हैं और पॉजिटिव भी हैं, वो हम आगे देखेंगे।
सेकंड है कल्चरल, इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। थर्ड है इकोनॉमिक, इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। तो हम इसको काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं, तो प्लीज़ ध्यान से सुनना। आपके एग्जाम में भी आ सकता है ये क्वेश्चन, और आता भी है काफ़ी बार। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। अब पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस में मतलब क्या कि स्टेट पे क्या इफेक्ट पड़ा है ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद, या फिर ग्लोबलाइजेशन जब होती है तो स्टेट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि हमने देख लिया है कि ये मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है, ये किसी एक पे अपना इम्पैक्ट नहीं छोड़ता, बल्कि ये तीनों पे छोड़ता है, पॉलिटिक्स में भी, इकोनॉमिक में भी, कल्चरल पे भी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अपना इम्पैक्ट पॉलिटिक्स में क्या इम्पैक्ट छोड़ती है हमारी ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो कुछ लोगों का कहना ये है कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो स्टेट की कैपेसिटी को कम करती है। लोगों का कहना है कि जो स्टेट की कैपेसिटी है वो ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद कम हो गई है, और इसने जो एबिलिटी है ना हमारी गवर्नमेंट की कि वो क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती है, उसको कम कर दिया है। एंड सेकंड पॉइंट है कि इसने क्या कर दिया है, ग्लोबलाइजेशन ने हमारी स्टेट को मिनिमलिस्टिक स्टेट बना दिया है। हमारी स्टेट अब कुछ ही काम कर सकती है, वो है लॉ ऑर्डर को मेंटेन करना, सिक्योरिटी पहुंचाना अपने सिटीजन्स को, और कुछ नहीं कर सकती। क्योंकि अब एमएनसीज आपको पता है हमारी कंट्री में आती हैं, हमारे इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा एमएनसीज हैं जो बाहर की कंट्रीज़ ने यहाँ पे आके अपनी मल्टीनेशनल कंपनीज सेटअप कर दी हुई हैं। उसमें क्या करती हैं वो कि आती हैं एमएनसी, सेटअप करते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं और चले जाते हैं, और हमारी जो गवर्नमेंट है वो कुछ नहीं कह पाती है ना। क्योंकि वो क्यों कहेगी, क्योंकि उन्होंने खुद ही तो न्योता दी है कि आओ हमें लूटो और निकलो। ऐसा ब्रिटिशर्स के टाइम पे भी हुआ था ना। तो लोगों का कहना यही है कि गवर्नमेंट भी इसमें कुछ नहीं कर पाती। जब मल्टीनेशनल कंपनीज हमारी कंट्री में आती हैं, सेटअप होती हैं, प्रॉफिट कमा के चली जाती हैं, तो हमारी गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कह पाती। जो हमारी गवर्नमेंट पहले लोगों को वेलफेयर पहुंचाती थी, एजुकेशन प्रोवाइड करती थी, सैनिटाइजेशन प्रोवाइड करती थी, अब तो प्राइवेटली इतनी ज़्यादा चीज़ें खुल गई हैं, इतना ज़्यादा मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो आ गई हैं कि हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाती, और उल्टा न्योता देती है कि आइए आइए हमें, मतलब हमारी कंट्री में आके अपनी कंपनी सेटअप करिए। ये लोगों का कहना है। थर्ड पॉइंट क्या है इसमें कि स्टेट की जगह सबसे ज़्यादा प्राइम डिटर्मिनेंट कौन सा हो गया है, मार्केट हो गया है। स्टेट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब मार्केट हो गया है। कहाँ पे, इकोनॉमिक में भी और सोशली भी इसको प्रायोरिटी दी जाती है ओवर स्टेट। किसको, मार्केट को। ये कुछ लोगों का कहना है जो क्रिटिसाइज करते हैं कि पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज में ये चीज़ें ग्लोबलाइजेशन के आने की वजह से मतलब कि ख़त्म हो रही हैं और ख़राब हो रही हैं। उनका पहला कहना क्या है कि स्टेट की कैपेसिटी कम हो रही है, स्टेट को तो कुछ करने काम काज है ही नहीं, ना तो वो अभी हमें एजुकेशन प्रोवाइड करती है, ना हेल्थ प्रोवाइड करती है, ना सैनिटाइजेशन प्रोवाइड करती है, कुछ प्रोवाइड नहीं करती है। सिर्फ और सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर बनाती है, इम्प्लीमेंट करवाती है, और सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, और कुछ नहीं। और एमएनसीज हमें लूट के चली जाती हैं और वो कुछ नहीं कहती है, उल्टा न्योता देती है उनको, ठीक है। और स्टेट की जगह पे मार्केट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, प्रायोरिटी मार्केट को दी जाती है ओवर स्टेट। ये कुछ लोगों का कहना है। बट अब कुछ लोग जो हैं जो समझते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है आज के ज़माने में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या कहते हैं, आइए वो देखते हैं। वो लोग कहते हैं, जिसे आप कह सकते हो कि पॉजिटिव पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज की पॉजिटिव अगर हम देखें तो वो क्या है कि ग्लोबलाइजेशन हर टाइम रिड्यूस नहीं करती स्टेट कैपेसिटी। क्योंकि स्टेट का ये ऐसा काम होता है कि कोई भी उसको चैलेंज नहीं कर सकता। जो मर्जी कंपनी आ जाए वो स्टेट के काम को चैलेंज नहीं कर सकती, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा है कि ग्लोबलाइजेशन डज नॉट ऑलवेज रिड्यूस स्टेट कैपेसिटी। ये हर टाइम स्टेट की कैपेसिटी, आई एम सॉरी, ये हर टाइम स्टेट की कैपेसिटी जो है वो रिड्यूस नहीं करती, बल्कि जो स्टेट के काम है वो हमेशा अनचैलेंज्ड होते हैं, कोई उन्हें चैलेंज नहीं कर सकता। सेकंड उन्होंने कहा है कि इवन दो कि स्टेट की कैपेसिटी को एक बूस्ट मिल गया है ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद, कि अब इतनी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है कि वो हर एक सिटीज़न की जो सही और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो अपने पास रिकॉर्ड में रखती है, ठीक है। आपके आधार कार्ड वगैरह बन गए हैं, वोटर कार्ड्स वगैरह बन गए हैं, तो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है ये सारी की सारी किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है। कैसे, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है कि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अपने सिटीजन्स के लिए जो भी जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी की सारी हमारी गवर्नमेंट के पास है। ये तो अच्छा ही हो गया भैया, कोई फ्रॉड वगैरह नहीं हो सकता, हुआ तो भैया निकालो कंप्यूटर में सारा आ जाएगा, रिकॉर्ड रखा है तो, है ना। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, वो लोग कहते हैं जो इसको फेवर करते हैं। अब बात आती है कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस की।
कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस की हम बात करते हैं तो ये जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं ये सिर्फ पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक में देखने को नहीं मिलते बल्कि ये कल्चर में देखने को भी मिलते हैं। हेटेरोजेनाइजेशन और होमोजेनाइजेशन करके आपकी बुक में है। अब वो क्या चीज़ है वो मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ, क्योंकि वही है सिर्फ और सिर्फ कल्चरल ग्लोबलाइजेशन, सॉरी कल्चरल ग्लोबलाइजेशन में, हाँ कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस ग्लोबलाइजेशन में। अब कहा गया है कि होमोजेनाइजेशन में क्या होता है कि जो कल्चर है ना हमारा इंडिया का, उसको थ्रेट हो रहा है बाहर के कल्चर से। अब ये जो वेस्टर्न कल्चर है वो इतना ज़्यादा फैल रहा है और हमारी इंडियंस जो लोग हैं वो इतना ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर फॉलो कर रहे हैं कि अब सारा का सारा यूनिफॉर्म कल्चर बन रहा है। होमोजेनाइजेशन विच मीन्स यूनिफॉर्म कल्चर बन रहा है, सारे के सारे एक जैसे हो रहे हैं। यूनिफॉर्म कल्चर का क्या मतलब होता है कि सब एक जैसे हो रहे हैं, सारे एक ही पोशाक पहन रहे हैं। तो ये हमारे कल्चर को थ्रेट है, वो लोग कहते हैं जो क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो ये कहना है जो क्रिटिसाइज़ करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन आने से हमारे कल्चर को थ्रेट हो रहा है, यूनिफॉर्म कल्चर बन रहा है। अब अपना कल्चर को छोड़ के लोग दूसरे कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, जो वैल्यूज़ हैं वो सब कुछ ख़त्म हो रही हैं और वेस्टर्न कल्चर जो है वो आ रहा है, जो हमारी संस्कृति है वो ख़त्म हो रही है। ये मानना है क्रिटिक्स का। और जो लोग कहते हैं कि अच्छा है, ग्लोबलाइजेशन कल्चर में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, वो क्या कहते हैं, वो उनकी सोच है, उसे हम क्या कहेंगे, हेटेरोजेनाइजेशन। ठीक है, वो आपकी बुक में है, आप जाके देख लेना। हेटेरोजेनाइजेशन है जो कहते हैं कि कल्चर और ज़्यादा यूनिक बन रहा है, ठीक है, और ज़्यादा चॉइसेस हमें मिल रही हैं, उससे हमारा कल्चर डिफरेंट एंड डिस्टिंक्टिव बन रहा है, वो जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ये ख़त्म नहीं हो रहा है, क्योंकि जिनको फॉलो करना है अपना कल्चर उनको वो तो फॉलो करेंगे ही करेंगे, जितने मर्जी वेस्टर्न कपड़े पहन लें। बट जो हमारा कल्चर है वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता, बल्कि हमारी जैसे कपड़े, हमारी जैसी चीज़ें, हमारा कल्चर बाहर की कंट्रीज़ के लोग भी फॉलो करते हैं, तो ख़त्म कहाँ से हो रहा है, बल्कि हमारा जो कल्चर है वो बढ़ रहा है। लोगों को पता लग रहा है कि इंडियंस की संस्कृति क्या है, भारतीय संस्कृति क्या है, भारतीय पोशाक क्या है, भारतीय खाना क्या है, ये सब चीज़ें उनको भी पता लग रही हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ अपना कल्चर भूल भाल के सिर्फ बर्गर पिज़्ज़ा खाने में लग गए हैं, जीन्स टॉप पहनने में लग गए हैं, बल्कि नहीं, खादी कुर्ता और जीन्स भी पहनी जा सकती हैं, है ना। तो ये जो है वो अलग अलग चॉइसेस जो हैं वो हमारे पास आ रही हैं और कल्चर और ज़्यादा डिफरेंट और यूनिक बन रहा है। ये मानना है जो लोग इसको फेवर करते हैं उनका। कल्चर में यही था, होमोजेनाइजेशन एंड हेटेरोजेनाइजेशन, ये आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस। अब इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे समझ बाहर आ रही हैं निकल के, जो लोग फेवर करते हैं उनकी भी और जो नेगेटिव बोलते हैं उनकी भी। एक तो ट्रेड काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हो रहा है, जिससे इकोनॉमी अच्छी हो रही है, इकोनॉमी डेवलप हो रही है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, गुड ट्रेड हो रहा है। ठीक है, सबसे पहला यहाँ पे है, अगर आपको अंडरस्टैंड करना है कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, तो आपको आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, इनको तो फ़ायदा होता ही है इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन से, क्योंकि लोग जो हैं अब अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर पाते हैं अलग अलग कंट्रीज़, जिनसे ट्रेड काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर किसी कंट्री में काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस होते हैं, किसी की इकॉनमी रुइन हो जाती है, तो दूसरी कंट्री फाइनेंशियली हेल्प कर सकती है उसको। ये चीज़ें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। बट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट को छोड़ के हम अगर बहुत बड़े पैगाम पे अगर हम समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये तो काफ़ी ज़्यादा नैरो टर्म में आप इसको समझेंगे अगर आप कहेंगे कि सिर्फ आईएमएफ और डब्ल्यूटीओ, बल्कि नहीं, अगर आपको और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझना है इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को, तो आपको बड़े पैगाम में जाके समझना होगा कि इनको छोड़ के और भी ज़्यादा एक्टर्स, विच मीन्स और भी चीज़ें हैं जिस पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है। जैसे कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन से किन लोगों को फ़ायदा हो रहा है और कितना फ़ायदा हो रहा है, किन लोगों को फ़ायदा नहीं हो रहा है और उनको कितना नुकसान हो रहा है, जिनको नुकसान पहुंच रहा है उनको कितना नुकसान पहुंच रहा है, और जिनको फ़ायदा हो रहा है उनको कितना फ़ायदा हो रहा है। ये चीज़ हमें देखना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब ग्रेटर इकोनॉमिक फ्लोज होते हैं, बड़े बड़े पैगाम पे ट्रेड किए जाते हैं, एमएनसीज बनाई जाती हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं, तो वो जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया है, क्योंकि अब बैरियर्स नहीं रहे हैं, डिफरेंसेस कम हो रहे हैं। ट्रेड जब होता है, लेन देन, मतलब कि जिसे आप बोल सकते हैं कि आना जाना अगर लगा रहे, तो रिलेशंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। तो बाकी कंट्रीज़ के साथ तो रिलेशंस अच्छे हो ही रहे हैं, ट्रेड भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा है, ट्रेड अच्छा हो रहा है तो इकोनॉमिक पे भी फ़र्क पड़ रहा है, तो कितनी ज़्यादा अच्छी चीज़ें हो रही हैं। बट कुछ चीज़ें जो हैं वो वॉलेंट्री हो रही हैं। कुछ कंट्रीज़ ट्रेड करती हैं, अगर एमएनसीज़ को न्योता देती हैं, तो वो अपने मन से, अपनी मतलब कि अपने लिए, मतलब कि सिर्फ़ और सिर्फ अपनी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए करते हैं कि एमएनसीज़ अगर आएँगी, हमारी कंट्रीज़ के लोग भी जो हैं वहाँ पे जाके काम कर सकेंगे, है ना। वॉलेंटरी करती हैं, अपनी मर्ज़ी से करती हैं, अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊँ तो। लेकिन कुछ कंट्रीज़ में क्या होता है, कुछ स्मॉल कंट्रीज़ जहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज़ यूएसए वगैरह अपना
रोब झाड़ने की कोशिश करती हैं, फ़ोर्सफुली जो है वो एमएनसीज़ बनाती हैं, उनका कोई फ़ायदा नहीं देखती और अपना फ़ायदा देखती हैं और उनको लूटती हैं। ये चीज़ें जो हैं वो फ़ोर्सफुली भी होती हैं और कुछ अपनी मर्ज़ी से भी की जाती हैं इकोनॉमिक ग्लोबलाइज़ेशन में। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइज़ेशन जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रेटर ट्रेड होता है कमोडिटीज़ का, ठीक है, अक्रॉस द ग्लोब। उसकी वजह से ये जो रिस्ट्रिक्शंस है ना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे जो होते थे वो ख़त्म हो गए हैं। अब लोग जो हैं वो फ्री फील करते हैं कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ ट्रेड करने में, है ना। ब्रिटिशर जब हमारी कंट्री में आए थे ट्रेडिंग मतलब ट्रेडिंग वो बन के कंपनी बन के कि हमें ट्रेड करना, हमें तो कुछ नहीं करना, और बट हमारे कंपनी बन के आई थी और हमारे ऊपर कब्जा करके बैठ गई। तब से काफ़ी ज़्यादा डर हो गया था, लेकिन अब इतना ज़्यादा लोग फ्री फील करते हैं कि अब तो ये हर जगह ही चल रहा है। हर जगह ग्लोबलाइजेशन 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 ही है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें भी हुई हैं। जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे जो रिस्ट्रिक्शंस थे वो ख़त्म हो गए हैं। कंट्रीज़ जो हैं वो फील करती हैं फ्री। और कुछ कंट्रीज़ जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिन पे फोर्सफुली किया जाता है या फिर काफ़ी ज़्यादा जिनमें नेगेटिविटी होती है जिस कंट्री के लोगों में ग्लोबलाइजेशन को लेके, तो वो सेफ्टी नट्स करते हैं कि एक सोशल सेफ्टी नेट रख देना चाहिए जिससे हमारा नेशन जो है वो प्रोटेक्ट हो सके और जो कंट्रीज़ हैं वो फ़ायदा ना उठा सकें। लेकिन उससे भी कुछ ज़्यादा उनको फ़र्क तो पड़ता नहीं है। जिन्होंने क्रिटिसाइज़ करना उन्होंने तो करना ही करना है। तो सोशल सेफ्टी नेट करके आपकी बुक में है, जिसका मतलब है कि ये प्रोटेक्ट करते हैं नेशंस को। नेगेटिव इफ़ेक्ट्स जो हैं ग्लोबलाइजेशन के, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि फ़ोर्सफुली कर देती हैं ट्रेडिंग कंपनीज़ या फिर कभी-कभी ट्रेड करती हैं बड़ी कंट्रीज़ छोटी कंट्रीज़ के साथ, तो उनका फ़ायदा नहीं देखती, सिर्फ़ अपना ही फ़ायदा देखती हैं, है ना? उनसे तो सस्ते दामों में चीज़ें ले लेंगी, बट जब उनकी बारी आएगी उनको सस्ते दामों में चीज़ें बाँटने की या देने की, तो वो काफ़ी ज़्यादा पैसे जो है वो उनसे हेट लेती हैं, हड़प लेती हैं। तो वो चीज़ जो है वो गलत होती है, इसीलिए ये इकोनॉमिकली वीक जो कंट्रीज़ हैं उनके लिए सेफ्टी नेट जो है उन्होंने बनाए होते हैं जिनकी इकोनॉमी वीक होती है, ताकि वो नेगेटिव इम्पैक्ट से बच सकें और अपने नेशन को प्रोटेक्ट कर सकें, ठीक है। अब कुछ लोगों का कहना है कि जो ग्लोबलाइजेशन है ना उसने इंटेंस डिवीजन कर दी है ओपिनियंस की। कुछ लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, कुछ लोग फेवर में हैं, कुछ लोग फेवर में होते हैं फिर नेगेटिव हो जाते हैं, फिर पॉजिटिव हो जाते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा डिवीजन कर दी हुई है। और कुछ लोगों का कहना तो ये है कि सिर्फ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन कुछ स्मॉल सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को ही बेनिफिट देते हैं। ये रिच को रिच बना देते हैं और पुअर को और ज़्यादा पुअर बना देते हैं, ठीक है। ये कहना है कुछ लोगों का। और दूसरी तरफ जो है वो लोग कहते हैं कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इससे ग्रेटर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, इकोनॉमी की भी ग्रोथ हो रही है और वेलबिंग भी हो रहा है पॉपुलेशन का। अगर एमएनसीज आपकी कंट्री में आती हैं तो आपकी कंट्री के लोगों को भी तो मौका मिलेगा बाहर जाके कहीं कंपनी ओपन करने का। ग्लोबलाइजेशन से इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन से ट्रेड होता है। आप बाहर की कंट्री में जाके भी जॉब कर सकते हो, आपको पैसे मिलते हैं और ज़्यादा, है ना। तो आपको पता है कि अब कनाडा में सबसे ज़्यादा पंजाबी लोग जो हैं वो वहीं जाते हैं जॉब करने के लिए और काफ़ी ज़्यादा अमीर हो जाते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी हैं और ख़राब भी। तो ये था कुछ पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट हमारा, या फिर आप कह सकते हैं कॉन्सिक्वेंसेज इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के। अब आती है बात इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन की। और ये जो इंडिया और ग्लोबलाइजेशन का साथ है ना, ये दोस्ती जो है ना ये आज की नहीं है, ये बहुत पुरानी दोस्ती है ग्लोबलाइजेशन की और इंडिया की। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो इंडिया में आज का फिनोमिना नहीं है, ये तो काफ़ी सालों पहले से चलता आ रहा है, बल्कि ये तो हमारी सेंचुरीज से चलता आ रहा है। ये जो ग्लोबलाइजेशन और इंडिया का साथ है, पहले क्या होता था, ब्रिटिश रूल में ब्रिटिशर्स के टाइम पे इंडिया एक्सपोर्टर था प्राइमरी गुड्स का और इम्पोर्टर था फिनिश गुड्स का। चीप रेट्स पे ब्रिटिशर्स ले जाते थे यूरोप में हमसे रॉ मटेरियल, और फिर उसका क्लोथ बना के या कुछ भी बना के हमारी कंट्री में ज़्यादा पैसों में बेच देते थे। इस तरीके की कुछ गंदी ग्लोबलाइजेशन हमारी कंट्री में चलती थी जब ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में थे। जब हमें इंडिपेंडेंस मिली हमें खौफ हो गया कि ब्रिटिशर्स जिस तरीके से ट्रेडिंग कंपनी बन के हमारी इंडिया में आए थे और हम पे अपना रोब झाड़ के बैठ गए थे, हम पे रूल करके चले गए इतने सालों तक, तो फिर से ऐसा ना हो जाए इसीलिए हमने क्या कर दिया, हमने खुद को सेल्फ सफिशिएंट बनाया कि अब सब चीज़ें मेड इन इंडिया होंगी। हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, ना हमें किसी को कुछ देना है, ना हमें किसी को कुछ लेना है। तो हम जो है वो प्रोटेक्शनिज्म फॉलो करेंगे। हमें कोई लेना देना नहीं है किसी से, आप जो मर्ज़ी करिए। हमें अपने ही कंट्री में चीज़ें बनानी है और अपने ही लोगों में बेचनी है, अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। क्योंकि जब ब्रिटिशर्स इंडिया से गए थे तो कुछ अच्छी खासी नहीं थी हमारी इकोनॉमी। 5 ईयर प्लान्स याद है ना आपको, एग्रीकल्चर, फिर इंडस्ट्री,
ये चीज़ें तो ये क्यों हुई थी? क्योंकि हमारी उनको इकोनॉमी को अपलिफ्ट करना था। बट व्हेन इन 1991 इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस फेस किए जब 1991 में, तो उन्होंने दरवाजे खोल दिए। जो दरवाजे उन्होंने इंडिपेंडेंस के समय पे बंद कर दिए थे, उन्होंने फिर से वो दरवाजे खोल दिए और कहा बाहर की कंट्रीज़ को, अमेरिका को, चाइना को, कि आओ आओ हमारे साथ ट्रेड करो, एमएनसीज बनाओ, हमारी इकोनॉमी को अपलिफ्ट करने में हमारी मदद करो। तो ये चीज़ें होती आ रही हैं इंडिया में, और ग्लोबलाइजेशन का साथ जो है वो इस तरीके से चला आ रहा है। पहले भी था, ब्रिटिशर्स के टाइम पे भी था, बट तब इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता था इंडिया को। फिर इंडिया ने अपने फ़ायदा के लिए अपने से वो कर दिया, सेल्फ सफिशिएंट कंट्री होगी कि सब कुछ मेड इन इंडिया होगा। बट फिर जब वो क्राइसिस फेस करने लगी तो उसने दरवाजे खोल दिए। तो ये चीज़ हुई थी इंडिया में। अब देखते हैं हम रेसिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन। अब क्रिटिसिज्म जो है वो ग्लोबलाइजेशन के ये नहीं है कि कुछ 10% लोग जो हैं वो पॉजिटिव कहते हैं तो 90% लोग नेगेटिव कहते हैं, बल्कि ये जो ग्लोबलाइजेशन की क्रिटिसिज्म है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर 50% लोग पॉजिटिव कहते हैं तो 50% लोग जो हैं वो नेगेटिव कहते हैं। ओवर द ग्लोब, पूरे ग्लोब में ऐसा है कि कुछ लोगों को तो ये आइडिया काफ़ी ज़्यादा पसंद है और कुछ लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वैसे ही यहाँ पे भी लेफ्ट विंग और राइट विंग करके आपको बताया। अब ये लेफ्ट विंग और राइट विंग क्या है? बीइंग एन पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि लेफ्ट विंग और राइट विंग क्या है। फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। लेफ्ट विंग में आता है कि पब्लिक सेक्शन, और राइट विंग में आते हैं प्राइवेट सेक्शन, मार्केट की, मार्केट पे हाथ, मार्केट पे छोड़ दो सब कुछ, वो आपको बताएगी कि किस तरीके से इकोनॉमी को बढ़ाया जाता है। ठीक है। अब लेफ्ट विंग वाले जो लोग हैं वो क्या क्रिटिसाइज़ करते थे ग्लोबलाइजेशन को? वो कहते थे कि ये जो ग्लोबलाइजेशन है ना, ये एक ग्लोबल कैपिटलिज्म है। विच मीन्स कि ये क्या करती है, जो रिच लोग होते हैं उनको फ़ायदा देती जाती है, देती जाती है, देती जाती है, और जो गरीब लोग होते हैं उनको गरीब बनाती जाती है, बनाती जाती है, बनाती जाती है। तो इसीलिए उनको ये जो आइडिया है वो काफ़ी ज़्यादा गलत लगता है कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो क्या करती है, मेक रिच रिचर एंड द पुअर पुअर। ठीक। अब राइट विंग की अगर हम बात करें, वो भी क्रिटिसाइज़ करते हैं। वो क्या कहते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है हमें कल्चरली। जी हाँ, कल्चरली ये हमें काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है। ट्रेडिशनल कल्चर को लोग छोड़ रहे हैं, हार्म कर रहा है, और मॉडर्न कल्चर, वेस्टर्न कल्चर को जो है वो अपना रहे हैं। ये कहता है हमारे राइट विंग वाले लोग कि कल्चर पे काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट दिखता है ग्लोबलाइजेशन का, क्योंकि हमारे ट्रेडिशनल कल्चर को हार्म कर रहा है। लोग अपनी एज ओल्ड वैल्यूज़ को, वेस को भूल रहे हैं, और मॉडर्न जो चीज़ें हैं उसको अपना रहे हैं। ठीक है। और ऐसा ही एक मीटिंग हुआ था 1999 में, जो आपको याद रखना इम्पॉर्टेंट है, रख लेना इसको याद। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में एक मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई थी, कहाँ पे? सिएटल में। वहाँ पे उन्होंने आवाज़ उठाई थी अनफेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस बाय द इकोनॉमिक सिस्टम। वही बात कि जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ होती हैं वो छोटी छोटी कंट्रीज़ के साथ मतलब कि अनफेयर ट्रेड करती हैं, चीप तरीके से सामान उनसे ले लेती हैं, और जब उनकी बारी आती है सामान देने की तो भैया बड़े पैसे लगाती हैं। तो इसी प्रैक्टिस पे आवाज़ उठाई गई थी। और एक वर्ल्ड सोशल फोरम होता है जो कि ह्यूमन राइट्स, इन्वायरमेंटलिस्ट, जो कि बचाव करते हैं, इन्वायरमेंट का बचाव करना, लेबर का बचाव करना, यूथ का, वुमेन के अगेंस्ट आवाज़ उठाना, मतलब वुमेन्स के अगेंस्ट नहीं, जो वुमेन्स के साथ क्राइम होते हैं उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाना, वुमेन्स की मतलब कि राइट को क्या करना, बचाना। ये चीज़ जो है वो काम करते हैं सोशल फोरम्स। तो इन्होंने भी अपोज किया था न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन को। आप देख सकते हो कितने ज़्यादा क्रिटिसिज्म है ग्लोबलाइजेशन के, और कितने ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हैं हमारी ग्लोबलाइजेशन के। अब ये तो हो गया वर्ल्ड वाइड। अब इंडिया और रेसिस्टेंस की बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन में। इट्स नॉट लाइक दैट कि इंडिया में कोई रेसिस्ट नहीं करता है, नहीं, बल्कि इंडिया में तो काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट हुए हैं, ग्लोबलाइजेशन को रेसिस्ट करते हैं। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ रेसिस्ट करती हैं ग्लोबलाइजेशन को। लेफ्ट विंग की अगर हम बात करते हैं, इन्होंने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पे काफ़ी ज़्यादा अगेंस्ट अपनी आवाज़ उठाई है, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी उठाई है। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फोरम्स होती हैं, जैसे सोशल फोरम थी ना, वर्ल्ड सोशल फोरम, वैसे ही इंडिया के फोरम्स ने भी आवाज़ उठाई है कि ये काफ़ी ज़्यादा गलत चीज़ है। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें उठाई हैं। तो इट्स नॉट लाइक दैट कि हमेशा चीज़ें ख़राब ही हों, बट ऐसा होता है कि कभी कभी कुछ चीज़ें जो ख़राब होती हैं उनकी अगेंस्ट आवाज़ उठाना बनता है। तो इन्होंने इन चीज़ पे आवाज़ उठाई थी। अब राइट विंग वालों ने भी सेम ऐसा किया। अब लेफ्ट विंग वाले तो राइट विंग वाले पीछे थोड़ी हटेंगे, इन्होंने भी ग्लोबलाइजेशन पे काफ़ी ज़्यादा क्या किया, रेसिस्ट किया था फ्रॉम द पॉलिटिकल राइट। उन्होंने कहा था ये जो
टीवीज़ हैं जहाँ पे वेस्टर्न सीरियल्स आते हैं, ये जो वैलेंटाइंस डे हैं, जो ड्रेसेस पहनते हैं गर्ल्स, शॉर्ट स्कर्ट, इसकी वजह से हमारी जो संस्कृति है ना उस पे आँच आ रही है। जो मैंने आपको बहुत बार पहले ही बताया है कि हमारी जो संस्कृति है उस पे आँच आ रही है। ये जो यूनिफॉर्म कल्चर बना रहा है, ये जो ओल्ड हमारे जो बिलीव्स हैं उनको ख़त्म कर रहा है और नई नई चीज़ें जो हैं वो पैदा कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये सब चीज़ें ख़त्म हो जानी चाहिए। हमारे और भी बड़े ज़्यादा दिन हैं, जैसे दिवाली है, होली है, इन चीज़ों को सेलिब्रेट किया जाए रैदर देन दीज वैलेंटाइन डेज वगैरह वगैरह, ठीक है। और एक चीज़ हुई थी नीम पे, नीम के ऊपर हुआ था कि अमेरिका और यूरोप ने कहा था कि नीम का यूज़ सिर्फ हम ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। बट इंडिया में पूर्वजों जो हैं वो कितना ज़्यादा यूज़ करते थे नीम का। कहीं चोट लग रही है तो लेप लगा दिया नीम का। ये जो हमारी जड़ी बूटियां हैं उनका कितना ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इसीलिए ये भी आवाज़ उठाई गई थी कि जो नीम है वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका यूरोप जो है वो नहीं यूज़ कर सकते, बल्कि ये तो हमारा काफ़ी सदियों पुराना चलता आ रहा है। ये जो जड़ी बूटियां हैं ये तो हम काफ़ी समय से यूज़ करते आ रहे हैं। आप क्या कह रहे हो कि सिर्फ ये आप ही यूज़ कर सकते हो? तो ऐसी जो चीज़ें हैं, ये जब चीज़ गलत होती है तो आवाज़ उठाते हैं लोग, ठीक है। कुछ लोगों को तो आदत होती है कि कुछ चीज़ अगर सही भी हो लेकिन उनको फ़ायदा नहीं पहुंचा रही है तो लोग आवाज़ उठाने लग जाते हैं। बट कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिस पे ठीक आवाज़ उठाना ज़रूरी है, ठीक है। सो विद दिस आई एम एंडिंग टुडेज़ वीडियो, क्योंकि ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब बात आती है क्वेश्चन आंसर्स की। तो क्वेश्चन आंसर ये जो मैंने टॉपिक लिखे हैं ना बच्चा यहाँ पे, ये रेसिस्टेंट टू ग्लोबलाइजेशन, इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन, फिर इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज, तो इसमें आप ये स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। और यही चीज़ अगर आप लिखेंगे तो आई एम श्योर कि आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, मुझे सपोर्ट कीजिए। ये मेरा न्यू चैनल है। इसी तरीके से मैं आपको और भी वीडियोज़ लाऊंगी जिसमें मैं आपको पर्टिकुलर एक टॉपिक लिख के दूंगी, उसके नीचे मैं उसको एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपको पता लग जाए कि क्वेश्चन जो है वो उस टॉपिक का ही बन सकता है। अब ये जो टॉपिक है इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, ये ही क्वेश्चन आपको आ गया तो आपको ये चीज़ें लिखनी होंगी और आपको ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी देंगी, ठीक है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय, टेक केयर। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स।